सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मनुष्य का जीवन सुख और दुख का संगम माना जाता है। जीवन में कभी अपार खुशियों का माहौल होता है तो कभी दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि दोनों परिस्थितियों में समान भाव से रहें। जब कोई कठिनाई नहीं होती तो मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता जाता है, और जब आगे बढ़ने में रुकावटें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो वह हार मानकर निराश हो जाता है। वह उस कठिनाई के समय को सबसे कठिन समय मानकर बैठ जाता है। आज कुछ इसी प्रकार की कविता लेकर मैं प्रकाश जांगीड़ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में आधुनिक कवयित्री जया जादवानी जी की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं कुछ इसी प्रकार का भाव व्यक्त करती हैं कि जो समय मनुष्य अपने लिए कठिन समझता है, हकीकत में वह समय कठिन नहीं होता। और इसके लिए कवित्री ने कविता में अनेक उदाहरण देकर हमें समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता, जिसे लिखा है जया जादवानी जी ने। सबसे पहले हम जया जादवानी जी का जीवन परिचय जानेंगे। कवयित्री परिचय। जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 में यानी 1959 को कोतमा जिला शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी अनेक कविताएं, कहानियां और उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। कहानी जगत में इनकी अपनी एक अलग पहचान है। इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान प्रदान किया जा चुका है। साथ ही इनके जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न हालांकि परीक्षा में कोई नहीं पूछा जाता है, फिर भी हमें इनका जीवन परिचय याद रखना है कि इनका जन्म 1 मई 1959 को हुआ मध्य प्रदेश में। इन्होंने अनेक कविताएं, कहानियां और उपन्यास लिखे और इन्हें छत्तीसगढ़ी हिंदी अकादमी सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया। ठीक है, अब हम एक बार कविता का सस्वर वाचन करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कविता यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता कुछ इस प्रकार है। आप भी साथ साथ जो है सस्वर वाचन से कविता को दोहरा सकते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती हैं एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगे बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो साथियों, इस प्रकार हमने एक बार कविता का सस्वर वाचन कर लिया है। आप इस कविता को याद करने का प्रयत्न करें। बहुत ही अच्छी कविता है। इससे हमें जो है बहुत ही अच्छी सीख जो है कवित्री जया जादवानी जी दे रही हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। तो अब हम इस कविता के बारे में जानेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवित्री हमें क्या बताना चाह रही हैं। कविता के बारे में, इस कविता के माध्यम से कवियत्री ने यह बताना चाहा है कि अभी निराश होने का समय नहीं है। हम चाहें तो प्रयत्न करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। कवियत्री का मानना है कि यदि हमारे मन में कुछ भी कार्य करने की इच्छा हो तो परिस्थितियां भी स्वयं वैसी ही बन जाती हैं। मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पूर्व डरना या घबराना नहीं चाहिए, और इस कविता में अनेक उदाहरण के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि हमें निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। यानी साथियों, मुख्य रूप से इस कविता में कवियत्री ने हमें यह बताने का प्रयत्न किया है कि हमें निरंतर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए। देखो, जीवन में समय जो है अपने अनुकूल कभी होता है, कभी नहीं होता है,
पर जब हम किसी कार्य को करने की इच्छा कर लेते हैं या किसी कार्य को करने की ठान लेते हैं, तब परिस्थितियां भी जो होती हैं वह स्वयं वैसे ही बन जाती हैं, हमारे अनुकूल बन जाती हैं और वह उस कार्य की संपूर्णता में योगदान देती हैं। और मनुष्य को कभी भी जो है कार्य करने से पूर्व डरना या घबराना नहीं चाहिए। यह जो है इस कविता के माध्यम से कवियत्री हमें बताना चाह रही हैं। तो अब हम कविता की सप्रसंग व्याख्या जानेंगे। सप्रसंग व्याख्या। साथियों, यह कविता कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित है और इसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं और इसे लिखा है कवियत्री जया जादवानी जी ने। साथियों, अभी हमने जाना था कि कवियत्री इस कविता के माध्यम से बताना चाह रही हैं कि अभी निराश होने का समय नहीं है। हम चाहें तो प्रयत्न करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। कविता की प्रथम पंक्ति इस प्रकार है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। साथियों, कविता की प्रथम पंक्ति में जो है कवियत्री कठिन परिस्थितियों में मनुष्य द्वारा हार मान लेने और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर निराश होकर आगे न बढ़ने की सोच से चिंतित हैं। और इन निराश लोगों को कवियत्री कविता की प्रथम पंक्ति के माध्यम से कहती हैं कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने सबसे कठिन समय नहीं है। अर्थात निराश न होकर तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। और इसके लिए जो है साथियों कवियत्री अनेक उदाहरण जो है इस कविता में प्रस्तुत करती हैं। आगे वह कहती हैं कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। यहाँ पर जो है कवियत्री कर रही हैं कि अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए घास का तिनका अपनी चोंच में दबाए उड़ान भरने को तैयार है। यानी अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी जो है एक चिड़िया अपने चोंच में तिनका दबाए जो है घोंसला बनाने की तैयारी में है, उड़ने की तैयारी में है। यहाँ जो है चिड़िया अपने बच्चों की सुरक्षा हेतु घोंसला बनाना चाहती हैं और इसलिए चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। आगे कवियत्री कहती हैं, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। यहाँ झरती हुई अर्थात गिरती हुई, थामना अर्थात पकड़ना शब्दार्थ दे रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कवियत्री कहती हैं कि अभी भी जो है वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार बैठा है। यानी हे मनुष्य, तुम जो है अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। यदि तुम अपने लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो पत्ती को सहारा देने की भांति कोई अनुभवी हाथ तुम्हें भी सहारा अवश्य देगा, अर्थात तुम्हें सही राह पर लाने का प्रयास जरूर करेगा। आगे कवियत्री कहती हैं, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। साथियों, कवियत्री कहती हैं कि अभी भी जो है स्टेशन पर भीड़ को उनके गंतव्य स्थान पर ले जाने के लिए एक रेलगाड़ी जाने को तैयार है, जहां कोई तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। अर्थात कवियत्री कहती हैं कि हे मनुष्य, तुम भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में संकोच न करो। अभी भी कोई प्रियजन तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। साथियों, इन 3 उदाहरणों के माध्यम से यहाँ कवियत्री मनुष्य को आशावादी बनने की प्रेरणा दे रही हैं कि तुम्हें निराश होकर बैठना नहीं है, क्योंकि अभी भी जो है चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए जो है उड़ने की तैयारी में है, अर्थात घोंसला बनाने की तैयारी में है। दूसरे में वह कहते हैं कि अभी भी जो पेड़ की अंतिम पत्ती गिरने वाली है उसे थामने के लिए हाथ तैयार बैठा है। मतलब अभी भी जो है आशा कायम है, आशावादी बनना चाहिए। और अभी भी जो है जो एक रेलगाड़ी है वह स्टेशन पर जो लोगों की भीड़ है उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए
रवाना हो रही हैं, तैयार बैठी हैं। तो इस प्रकार मनुष्य को जो है आशावादी बनना चाहिए, निराश होकर बैठना नहीं चाहिए, जिसके आधार पर यहाँ कवित्री जो है अनेक उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाना चाह रही हैं। आगे वह कहती हैं कि अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। साथियों, यहाँ कवियत्री ने जो है ममता और वात्सल्य की ओर संकेत किया है। वह कहती हैं कि अभी भी जो है सूर्य अस्त होते ही यानी शाम ढलते ही घर में प्रियजनों का, परिवार के लोगों का इंतजार होता है। यानी जो लोग किसी कार्य की वजह से घर से बाहर चले गए हैं, शाम होते ही घर के सदस्य उनका इंतजार करते हैं और यह कहते हुए पाए जाते हैं कि सूरज डूबने से पहले घर आ जाना। ठीक है साथियों, फिर आगे कहा है कि अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। साथियों, यहाँ पर कवित्री कहना चाह रही हैं कि मनुष्य जो है अपने निर्धारित मार्ग पर बढ़ने से घबराता और ज्यादा सोचता है। उसे चाहिए कि वह जो है लक्ष्य साध कर उस हेतु कार्य करने का प्रयास करे। और इसके लिए कवित्री यह उदाहरण दे रही हैं कि सदियों से जो है बूढ़ी नानी जो संसार भर के बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, उस कहानी का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा जो है अभी भी शेष है, यानी बचा हुआ है। और वह हिस्सा जो है वह शिक्षाप्रद है, अर्थात तुम अभी भी जो है आगे बढ़ सकते हो। यानी कवित्री यहाँ मनुष्य को कहना चाह रही हैं कि अभी भी जो है किसी कार्य के लिए या किसी कार्य की शुरुआत के लिए देर नहीं हुई है। तुम चाहो तो अपना कार्य अभी भी शुरू कर सकते हो। आगे कहती हैं कि अभी आती हैं एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। यह कवित्री काल्पनिक रूप से कहती हैं कि अंतरिक्ष के पार जो बस लोगों को लेकर गई थी, अर्थात जो लोग अंतरिक्ष के पार की नई जानकारियां प्राप्त करने गए थे, उनमें से कुछ मुश्किल से या मुश्किलों से जूझते हुए अपने प्राण गंवा बैठे, लेकिन जो बच गए यानी जो बच गए हैं उनकी खबर बस लाने वाली हैं। वे अंतरिक्ष के पार की नई जानकारियां लाएंगे। यानी हमें निराश नहीं होना है, हमें आशावादी बनना है। चाहे वहां कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी हो, किंतु कुछ लोग तो वहां की नई जानकारी लेकर आएंगे। इसलिए अतः हे मनुष्य, तुम जो है आशावादी बनो और निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। कवित्री कहती हैं कि तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा, कोई निराशा और अवसाद नहीं है। तुम्हें लक्ष्य सिद्धि से पूर्व रुकना नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में कठिन समय या निराशा का समय नहीं है। ठीक है साथियों, समय तो जो है सदा अच्छा ही होता है। आगे बढ़ने के लिए विशेष समय का इंतजार करना सही नहीं है। इसलिए हमें निरंतर जो है आशावादी बने रहना है, आशा नहीं छोड़नी है और निराश होकर नहीं बैठना है। निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है साथियों, इस प्रकार यह कविता की सप्रसंग व्याख्या शब्दार्थ सहित पूर्ण हुई। अब हम कविता का संदेश जानेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवित्री हमें क्या संदेश देना चाहती हैं। तो कविता का संदेश, यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता के माध्यम से कवित्री मनुष्यों को यह संदेश देना चाहती हैं कि लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु कोई समय मुश्किल नहीं होता। केवल मन में चाह रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और जीवन में आशावादी बनकर सभी कार्यों में अपनी सफलता देखनी चाहिए। यानी हमें किसी भी हालत में निराश नहीं होना है, आशावादी बनकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। जब हम बढ़ते रहेंगे तो हमारे रास्ते भी जो हैं खुलते रहेंगे और कठिनाइयां भी दूर होती रहेंगी। ठीक है साथियों, तो यह तो हुआ कविता का संदेश। अब हम कविता की सरल व्याख्या जानेंगे।
सरल व्याख्या, आप इसे अपने नोटबुक में लिखकर सहेज कर रख सकते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। कवित्री मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होने का संदेश देती हुई कहती हैं कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए घास के तिनके को अपनी चोंच में दबाए उड़ान भरने को तैयार है। इसी तरह अभी जो है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। यानी इसी तरह अभी भी जो है वृक्ष से गिरती हुई पत्ती को कोई हाथ पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। अर्थात तुम अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। यदि तुम अपने लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो तुम्हें सही राह पर लाने हेतु कोई अवश्य आगे आएगा। आगे कवित्री कहती हैं कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। कवित्री कहती हैं कि रेलगाड़ियां स्टेशन पर जमा मनुष्यों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाने को तैयार है जहां कोई प्रियजन तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठा है। अभी भी प्रियजन सूर्य अस्त होते ही यानी शाम ढलते ही अपने घर के सदस्य के इंतजार में रहते हैं। अर्थात हे मनुष्य, तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में संकोच न करो। यानी अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। ठीक है साथियों, आगे हैं कि अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। कवित्री कहती हैं कि मनुष्य को अपने निर्धारित मार्ग पर बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक सोचना नहीं चाहिए। वह कहती हैं कि सदियों से बूढ़ी नानी जो संसार भर के बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, उनकी कहानी का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी शेष है, अर्थात बाकी हैं, और वह हिस्सा जो बाकी है वह शिक्षाप्रद है। अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी अभी भी तुम आगे बढ़ सकते हो। अभी आती हैं एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। अंत में जो है कवित्री काल्पनिक रूप से कहती हैं कि अंतरिक्ष के पार जो बस लोगों को लेकर गई थी, अर्थात जो लोग अंतरिक्ष के पार की नई जानकारियां प्राप्त करने गए थे, उनमें से कुछ अपने प्राण गंवा बैठे, लेकिन जो बच गए हैं उनकी खबर बस लाने वाली हैं। वे अंतरिक्ष के पार की नई जानकारियां लाएंगी। यानी यहाँ पर आशावादी बनने का संदेश कवित्री के माध्यम से दिया गया है कविता के द्वारा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार यह सरल व्याख्या भी पूर्ण हुई। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, वैसे साथियों इस कविता से अनेक सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में क्यों है? इसका जवाब आपको देना है। दूसरा प्रश्न, रेलगाड़ी यात्रियों को कहां पहुंचाती है? तीसरा प्रश्न, सूरज डूबने के समय घर पर कोई प्रतीक्षा क्यों करता है? यह भी आपको ही बताना है। चौथा प्रश्न, नानी की कहानी का अंतिम हिस्सा महत्वपूर्ण क्यों है? और अंतिम प्रश्न, यह कविता क्या संदेश देती है? साथियों, आप इन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, ताकि पता चले कि आपको यह कविता कितनी समझ में आई है और कितना आपने इसका अर्थ ग्रहण किया है। साथियों, इस वीडियो को बनाने के लिए NCERT की पाठ्य पुस्तकों और इंटरनेट से सामग्री जुटाई गई हैं। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और आप सभी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं जिन्होंने इस वीडियो को मनोयोग से सुना और देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।